चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। वी आर डिस्कसिंग द ऑगस्टन एज 18th century, unit third. This is the third unit of 18th, third unit of our syllabus. It is the history of English literature, BA second semester, talking about SSJ University Almora, the syllabus of English, unit 3, topic first, the Augustan age. आवाज क्लियर है ना? Augustan age. Actually, we have already discussed some of the points of Augustan age in the class, but again, I'm going for a quick review, whatever we have studied till date. So this is the Augustan age, which began from 1701 to 1744. So it ended just when Alexander Pope died, right? Alexander Pope actually died on in 1744. So this age particularly spanned from 1701 to 1744. It is also known as the age of Pope, just because of the contribution of Alexander Pope in English literature. We held this age as the age of Pope, right? So Alexander Pope is one of the greatest poets of the Augustan age. He followed classical authors. We will surely discuss some of the points related to, the name, the title, or the, the name of the age, Augustan. Why it is called as Augustan age, है ना? हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स। तो जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ 18th century, राइट? So the very first half of 18th century, which began from 1701, is known as the age of science, the age of science and reason. तो भाई 18th century में देखो कई सारी चीज़ें मतलब जो है डेवलप हुई। जैसे आप अगर लिटरेचर में कहें तो प्रोज एग्जैक्टली केम टू इट्स हाइट, है ना? और साइंस में अगर हम देखते हैं तो इट इज़ द एज वेयर साइंस ऑल्सो गॉट द मोमेंटम, है ना? साइंस को भी क्या मिला? एक मोमेंटम मिला, ठीक है? तो साइंस में कई सारे डेवलपमेंट मतलब यहाँ हम इस एज में देखते हैं। कई सारे एक्सपेरिमेंट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, है ना? चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, और भी कई मतलब जो है अलग अलग फील्ड्स में मतलब जो है एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुआ। हम देखते हैं कि देयर वाज अ पर्सन हम देखते हैं ना कि स्टीम इंजन, यस, स्टीम इंजन भी मतलब जो है 18th सेंचुरी में ही डेवलप हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को लेके भी मतलब जो है एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए। तो 18th सेंचुरी इज मार्क्ड फॉर सो मैनी डेवलपमेंट्स, है ना? सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स, नॉट ओनली इन लिटरेचर। लेकिन हम देखते हैं कि रीजन, लॉजिक, साइंस में जब डेवलपमेंट होगा तो इट इज ऑब्वियस दैट द पीपल वुड गो फॉर लॉजिक एंड फॉर रीजन, है ना? तो तर्क तर्क वितर्क वाद विवाद कई सारी चीज़ें मतलब जो है इसमें होंगी ही। तो जो साइंस में हम देखते हैं डेवलपमेंट हुआ, उसके चलते इस एज का नाम, इस टाइम पीरियड का नाम हम कह सकते हैं कि द एज ऑफ साइंस एंड रीजन, ठीक? तो इट इज़ ऑल्सो जैसे हम कहते हैं कि गोल्डन एज, है ना? गोल्डन एज ऑफ साइंस। और तो वही वही टाइटल भी हम जो है इस एज को दे देते हैं उसी के चलते कि इसको हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ साइंस एंड रीजन, क्योंकि बहुत सारी फील्ड में मतलब जो है एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुआ और लोगों को जो है साइंस साइंस के ओर रुझान जो है लोगों का बढ़ा, चाहे वो किसी भी ब्रांच हो साइंस की, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, है ना? तो और भी चीज़ें मतलब जो है इसमें डेवलप हुई। देखिए इससे पहले तक लिटरेचर में हमने देखा कि जैसे एलिजाबेथन एज में वी सी द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा, है ना? इंग्लिश ड्रामा केम इन एलिजाबेथन एज, राइट? कहाँ आया था? एलिजाबेथन Elizabethan age. In Elizabethan age, we see the emergence of English drama, particularly
यस, सोनेट्स वर आल्सो देयर, सोनेट्स भी हुए, पोएट्री भी, है ना। हम देखते हैं कि प्रोज में भी हम एसेज का इमर्जेंस हम देखते हैं, है ना। एलिजाबेथन एज में क्या है, फिर एसेज वगैरह भी हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ड्रामा बिकेम हाईली पॉपुलर, है ना। ड्रामा, a form of literature, became highly popular in Elizabethan age. Then came Jacobean. Jacobean में अगर हम बात करते हैं, Jacobean age में ड्रामा of course came, but some of, you know, some experiments took place there, in the form of melodrama, in the form of revenge tragedy we say, है ना। हम ड्रामा में कई सारे जो है एलिमेंट्स, द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा वी सी इन जेकोबियन एज, वेदर इट इज मेलोड्रामा यू से, ठीक है, चाहे वो मेलोड्रामा कहे, हम सभी एजेस को हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत पीछे की चीज़ों को रिवाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जेकोबियन एज में हमने देखा कि ड्रामा यहाँ पर भी लगभग लगभग पॉपुलर थे ही, ठीक है। जैसे कि शेक्सपियर के ड्रामा उसमें पॉपुलर हुए, लास्ट फेज के जो ड्रामाज उन्होंने लिखे, बेन जॉनसन की अगर हम बात करें, और जॉन वेबस्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी ड्रामा मतलब जो है मेलो ड्रामा पॉपुलर हुए। तो यहाँ पर आते आते जैसे रेस्टोरेशन एज में हमने क्या देखा कि रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स आए, है ना। तो रेस्टोरेशन एज में क्या आया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स मतलब भाई, इससे पहले ड्रामा में कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, इंक्लूड हो गई, जैसे ब्लड सेट है, ठीक है, खून खराबा वगैरह दिखाया जाने लगा थिएटर में, स्टेज में, और भी प्लेजर की ज़्यादा मात्रा में जो है प्लेजर दिखाया जाने लगा। तो कई सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए उससे जो है वो क्या हुआ कि जो मॉरल वैल्यूज था सोसाइटी का, है ना, सो वी सी द डिक्लिनेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, है ना। तो वहाँ से जो भी सोसाइटी में जो अच्छाई थी उसका डिक्लाइन होना, उसका पतन होना शुरू हुआ। तो थिएटर भी बंद हो गए उसके चलते, है ना। तो उस चीज़ को, उस मैनर, उस फैशन जो था उसमें, लंदन फैशन कहते हैं, चाहे आप उसको ट्रेंड्स कह दो, तो उस समय का जो फैशन, जो रूटीन, जो जो आर्टिफिशियल लाइफ, जो लोग उसको जो शो ऑफ कर रहे थे, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, है ना, करेक्ट करने के लिए उस मैनर, उस बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, इन द रेस्टोरेशन एज केम द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, है ना। यही डिस्कस किया था हमने। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्यों आए, जो बिहेवियर था, जो शो ऑफ था, जो आर्टिफिशियलिटी थी लाइफ की, है ना, तो उस बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए, है ना, जस्ट टू करेक्ट दैट मैनर केम द रेस्टोरेशन कॉमेडी, है ना। एंड द नेम ऑफ द कॉमेडी, द नेम ऑफ द होल, यू नो, जो पूरा उसका जो जॉनर का नाम हमने क्या रख दिया कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो वहां पर हम देखते हैं कि चलो ड्रामा इस तरह से क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। लेकिन आगे आते आते क्या हुआ कि भाई भी इसमें भी मतलब जो प्लेजर था, या फिर जो लव था, या फिर जो थीम्स ऑफ रोमांस था, वो बहुत ज़्यादा था, मतलब, है ना। जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ romances, excess of pleasure in dramas, the you know the interest of the people actually shifted from drama to prose, है ना। तो हम देखते हैं कि जो जो इंटरेस्ट था लोगों का, वो अचानक से फिर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ड्रामा से कहाँ, प्रोज की ओर। ठीक क्यों हुआ वो, ये मैंने बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस, या फिर द प्लेजर, और उसमें जो रोमांस जो था उसमें, ठीक है, वो काफ़ी मतलब जो है स्टेज में दिखाया जाने लगा। तो फिर जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है, फिर उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग मतलब इस इन तरह की चीज़ों को मतलब जो प्रमोट नहीं करेंगे। देन उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ कि भाई जो प्रोज है, जो टेक्स्ट है, फिर जो नॉवेल्स है, या फिर जो एसेज हैं, पैम्पलेट्स हैं, ना, इन चीज़ों का मतलब जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है इन चीज़ों की ओर फिर जो है जाने लगा। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल था वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को जो है सोसाइटी में अपलिफ्ट कर रहा था, सोसाइटी को जो है आगे बढ़ा रहा था। द लेवल ऑफ एजुकेशन एक्चुअली हेल्प्ड people, middle class people rising, है ना, to rise, and from there वहाँ से they started reading, they started going universities for their studies,
है ना, तो उन लोगों ने मतलब जो है पढ़ाई की और उनका रुझान बढ़ा। तो यहाँ से इस एज में हम द राइज ऑफ मिडिल क्लास भी देखते हैं। जब द राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ, है ना, मिडिल क्लास जब बढ़ी, ठीक है, जब एजुकेटेड पीपल जब जो है हुए वहाँ पर, तो लोगों का जो 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 था मतलब एंटरटेनमेंट का जो सोर्स था वो ड्रामा नहीं था उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो दे वांटेड टू रीड समथिंग, समथिंग दैट दे कुड रिलेट टू देमसेल्व्स, ठीक है, वो ऐसा कुछ पढ़ना चाहते थे जो जो कि जिससे वो खुद को रिलेट कर पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इस एज में क्या डेवलप हुए? प्रोज। बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या डेवलप हुआ? प्रोज, right? And in prose we see the biggest form of prose, that is the rise of novel, that is the rise of non fiction, both fiction and non fiction, ठीक है। नॉवेल को आप कह दो फिक्शन, ठीक है, फिक्शन, और दोनों फॉर्म जो है नॉन फिक्शन का भी यहाँ पे हम क्या देखते हैं? राइज इन नॉन फिक्शन। व्हाट इज देयर? मेनली एसेज, ठीक है। तो प्रोज का फिर यहाँ से हम देखते हैं कि प्रोज का राइज जो है, प्रोज को जो है काफ़ी जो है लाइक करना शुरू हुआ, है ना। सो पीपल वांटेड टू रीड प्रोज, नॉवेल्स, एसेज, है ना, समथिंग दे वांटेड टू रीड so that they could relate and they could, get more knowledge about it. So hence this age is also titled as the age of prose, ठीक है। इसीलिए फिर इस एज को क्या कहते हैं? एज ऑफ प्रोज भी कहते हैं। इससे पहले तक देखिए नॉवल नहीं आए, ठीक है ना। 18th century से पहले जो जितने भी जो फॉर्म ऑफ राइटिंग्स थे, इट इज अबाउट पोइट्री, इट इज अबाउट ड्रामा, है ना, सम ऑफ देयर सम रोमांसेस, है ना, प्रोज रोमांस वर देयर, बट कंप्लीटली द फॉर्म ऑफ नॉवल केम इन एलिजाबेथ इन 18th century, दैट इज इन ऑगस्टन एज, ठीक है। तो पूरा जो फॉर्म था, जो नॉवल एज नॉवल केम इन ऑगस्टन एज ओनली, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना कि जब पूरा एक पूरा कंप्लीट फॉर्म, जो नॉवल का एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, फिर हम उसमें जो कहते हैं जो नॉर्म्स हैं, बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए नॉवल में, वो उस फॉर्म पे 18th century में ही जो है वो कंप्लीटली आया था, ठीक। तो इसका एक और नाम भाई, हम कई सारे इसके नाम है, ठीक है, इस एज के। सटायर, सटायर जैसे तंज कसना वो भी काफ़ी भाई पॉपुलर हुआ इसमें। ऐसे ही द एज ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर भी इसको कहते हैं। पॉलिटिकल जो है अपलिफ्टमेंट भी हम देखते हैं इसमें। जैसे इससे पहले की एज में हमने देखा कि भाई कितना उथल पुथल जो चीज़ें हुई, है ना। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल लिटरेचर मतलब जो है इसमें हम इसको देखते हैं। एंड द एज ऑफ नॉवल भी इसे कहते हैं, क्योंकि प्रोज और जो एज जो नॉवल थे वो पर्टिकुलरली ऑगस्टन एज में आए, इसीलिए इस एज का नाम द एज ऑफ नॉवल भी है, ठीक। समझ में आ रहा होगा? जी सर। ठीक। तो देखो, जो नाम है, जो नेम, द नेम ऑगस्टन, है ना, जो ऑगस्टन एज का जो ऑगस्टन जो टर्म है, द नेम ऑफ ऑगस्टन एज कम्स फ्रॉम द रोमन एम्परर, द रोमन एम्परर ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस। इट इज किंग ऑगस्टस एक्चुअली who ruled when classical authors were writing, है ना, जो क्लासिकल ऑथर्स थे। देखिए, ये जो ऑगस्टन एज है, इसमें जो ओरिजिनल ऑगस्टस, किंग ऑगस्टस है, उनके ऊपर ये नाम पड़ा है ना। अब उनके ऊपर नाम क्यों पड़ा होगा? ठीक है, ये रोमन किंग है, इज द रोमन किंग, है ना। रोमन किंग रूल्ड when classical authors were active, and classical authors, कौन क्लासिकल ऑथर्स थे? वर्जिल, होरेस, ओविड, these three major authors were writing when king Augustus was there on the throne, ठीक है। रोमन एम्परर थे ये, रोमन एम्परर किंग ऑगस्टस। और ये बात हो रही है लगभग लगभग 1st century AD, है ना, उससे उसके आसपास की, 1st century AD के आसपास की यह बात है, जिस समय किंग ऑगस्टस ने रूल किया। और जो है उस समय जो राइटर्स थे, वर्जिल, होरेस, ओविड, जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी यहाँ पर 18th century में, 18th century में,
ठीक है। जो ऑथर्स थे, चाहे वो पोप हैं, अलेक्जेंडर पोप, है ना, और डॉक्टर जॉनसन है, बड़ा नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। पोप से पहले भी एक नाम मैं ले लेता हूँ, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, ठीक है। जॉन ड्राइडन एक पोएट सटायरिस्ट हमने देखा इससे पहले की एज में, रेस्टोरेशन एज में हमने देखा था इनको। तो जॉन ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन, इन सभी राइटर्स ने क्या किया, दे एक्चुअली फॉलोड एंड दे इमिटेटेड द स्टाइल, द स्ट्रक्चर, द पैटर्न ऑफ क्लासिकल ऑथर्स, है ना। they followed, they copied them, they just they imitated them, their style, their acting style, their form, है ना, उनका फॉर्म और उनका स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल पैटर्न था जो उनका पोएम का या फिर टेक्स्ट का जो लिखने का तरीका था, उनको मतलब जो है 18 सेंचुरी के राइटर्स ने फॉलो किया। तो उन्हीं के चलते, और इसी जो इमिटेट किया या फिर फॉलो किया, इसी के चलते इस एज का नाम ऑगस्टन एज रहा, ठीक है ना। इस एज का नाम क्या है, ऑगस्टन एज है। तो ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि भाई ये दो दो ऑगस्टन एज हैं। एक तो क्लासिकल एज है, वहाँ पे क्योंकि किंग ऑगस्टस ने रूल किया, इसीलिए उस एज का नाम भी ऑगस्टन एज कह देते हैं समटाइम्स। बट 18 सेंचुरी का जो ऑगस्टन एज है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ के पोएट्स ने या फिर यहाँ के राइटर्स ने उन राइटर्स को फॉलो किया, उन राइटर्स को इमिटेट किया, उनके स्टाइल को, उनके पैटर्न को, उनके स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसीलिए इसका जो नाम है ऑगस्टन एज है। और वो राइटर्स कौन कौन थे, द राइटर्स वर्जिल, होरेस एंड ओविड, ठीक है, जिनको जिनको फॉलो किया 18 सेंचुरी में, ठीक। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि द 18 सेंचुरी लिटरेचर, तो उनका जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस था, है ना। तो इन सभी का इन सभी का बहुत बड़ा मतलब जो है प्रभाव था, यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। इसीलिए मतलब जो है यहाँ के जो लिटरेचर है, तो उसको हम एक और हम नाम लेते हैं, उसका नाम है नियो क्लासिकल एज, है ना, क्लासिकल एज, क्योंकि क्लासिकल ऑथर्स थे। तो उसीलिए फिर इस 18 सेंचुरी में ऑगस्टन एज का एक और नाम हम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसका नाम जो है नियो क्लासिकल एज है, ठीक है। फिर स्यूडो क्लासिकल एज, स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स बिकॉज दे इमिटेटेड, दे कॉपीड, दे फॉलोड देम, है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग, और जो है उनकी कॉपी करने का जो, फिर इमिटेट करने, कॉपी तो नहीं कहेंगे, इमिटेट करने का है ना, जो जो था, तो उसके चलते इसका नाम भी नियो क्लासिकल एज है। तो कई सारी चीज़ें मतलब देखो यहाँ पे, ये बैकग्राउंड में बहुत है, तो केवल 4-5 लाइन, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं इसकी, है ना। तो ये हमें एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि इस एज में जो है, इसमें इसका जो नाम है वो इस तरह से क्यों पड़ा, है ना। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। जी सर। तो भाई द एज ऑफ पोप इज नोन फॉर बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन लिटरेचर, है ना। कई नए ट्रेंड्स शुरू करे यहाँ पे, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो। द ट्रेडिशन ऑफ कॉफी हाउसेस, देखिए बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भाई मिडिल क्लास सोसाइटी का जो था, वो 18 सेंचुरी में हम देखते हैं, बहुत तगड़ा एकदम, ठीक है। क्योंकि जो जो ट्रेडिशन था, अभी तक क्या था कि जो लिटरेचर था वो जो जो एलीट क्लास था, उन वो लोग लिख रहे थे, उन लोगों के लिए ही लिखा जा रहा था। चाहे वो जो है इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड क्वींस की बात कर लो, है ना, कोई भी लिटरेचर लिखा जा रहा है तो वही राजा जो वहाँ पे किंग है, उनके उनके प्रशंसा में और उनके गुणगान में वो चीज़ें लिखी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर इधर आते आते जब मिडिल क्लास का राइज होता है, तो फिर हम चीज़ें थोड़ा सा जो है बदल जाती हैं, ठीक है। तो जो जो ट्रेडिशन था, लोगों ने पब्लिक गैदरिंग्स पब्लिक गैदरिंग्स करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। सो द ट्रेडिशन एक्चुअली ऑफ कॉफी हाउसेस एंड लिटरेरी क्लब्स, ठीक है। ये कॉफी हाउसेस लोगों ने कुछ मीटिंग पॉइंट्स बना दिए, देखो कॉफी हाउसेस खोल दिए कई लोगों ने, मतलब जो है क्या किया, कॉफी हाउसेस खोल दिए, है ना, और लिटरेरी क्लब्स बना लिए। क्या बना लिए, लिटरेरी क्लब, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि देखो कॉफी हाउस जैसे कि आज भी हम देखते हैं, है ना,
कई सारे कैफेज हम देखते हैं कि वो क्या है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैफेज हैं, वहाँ पे जाते हैं और मीटिंग्स वगैरह होती हैं ना, so people go and meet their mates है ना, friends, and they chill out. तो इस तरह से the trend of coffee houses, these types of cafes actually began in 18th century in England. और इस चीज से क्या हुआ, तो पब्लिक गैदरिंग्स को इसने बढ़ावा दिया, है ना, पीपल स्टार्टेड कमिंग टू coffee houses and started doing chit chats and gossiping, so many topics, day to day topics, whether it is political topics or social issues, है ना, वो डिस्कस करना शुरू कर लिया उन लोगों ने कि भाई हम जब पब्लिक गैदरिंग होती है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पर क्या है कि उन लोगों ने क्या किया कि कई ऐसे जो हॉट टॉपिक्स थे, डे टू डे लाइफ के जो टॉपिक्स थे, चाहे वो सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल उथल पुथल है ना, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उसको डिस्कस करने के लिए भाई उस समय आज के जैसे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और कई प्रकार के जो है नाना प्रकार के हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ हैं। हम भाई आज एक वीडियो रिकॉर्ड किया, हम यूट्यूब में डाला, उसमें हमने कई इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। लेकिन उस टाइम पे जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था वो था क्या? आज हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग है, 1 मिनट में हम यहाँ से कहीं पहुँच जाते हैं ना, हवाई जहाज से लेके कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन थिंक अबाउट 18th century, थिंक अबाउट बिफोर द 18th century, कि वहाँ पर दीज टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज पीपल डिड नॉट हैव, है ना, लोगों के पास था ही नहीं। तो भाई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे होगा, है ना, लोगों के पास क्या ऐसे सोर्सेज होंगे जिसके द्वारा मतलब जो है दे दे कुड एंटरटेन एंड दे कुड गेट सम जॉयफुल मोमेंट्स, है ना। तो क्या उनके पास कैसा रहा होगा, तो कितना मतलब जो है उस समय की लाइफ अगर हम इमेजिन करते हैं तो देखते हैं कितना टफ रहा होगा उस समय, मतलब है ना, जीवन का जो जो जीने का तरीका होगा। हालांकि उस समय भी काफ़ी जो है उच्च कोटि की लाइफ लोगों ने जी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं जी। लेकिन फिर भी अगर हम आज के दौर पे सोचें कि तो हमारे लिए वो असंभव सा है ना। आज जैसे हमारे पास मोबाइल है, एक पल के लिए मोबाइल अगर दूर हो जाए तो हम घबरा जाते हैं कि अरे मोबाइल कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया, है ना। तो लेकिन उस समय मोबाइल तो था ही नहीं, कैमरा था ही नहीं, है ना, तो कई चीज़ें नहीं थी। तो फिर भी लोगों का क्या था कि भाई इंटरेस्ट, और तो वहाँ पर जो हम देखते हैं सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो पब्लिक गैदरिंग था, है ना, लोग इकट्ठा हुए, थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, चर्चा हुई, है ना। चर्चा हुआ तो भी खर्चा भी हुआ, थोड़ा सा खाना पीना चल रहा है, इधर पार्टी चल रही है। तो ऐसे ही क्या था कि कॉफ़ी हाउसेस भी खुल गए, कॉफ़ी हाउसेस एक मीटिंग पॉइंट हो गया, है ना, लोगों ने क्लब्स बना लिए। क्लब्स में क्या कह रहे हैं कि भाई 4-5 लोग मिल रहे हैं, दे यू नो केम अप विद सम टॉपिक्स, है ना, पॉलिटिकल इश्यूज, एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग, है ना, गिविंग देयर ओपिनियन। सो वहाँ से दे स्टार्टेड राइटिंग दोज पब्लिक ओपिनियंस, है ना। तो उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया, भाई मेरा ओपिनियन ये है, उसका ओपिनियन ये है, वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। तो वहाँ से वो राइटिंग स्किल भी मतलब जो है वो डेवलप हुई। जब 4 लोग मिलते हैं तो कहीं न कहीं कई सारी चीज़ों में जो है डिस्कस होता है, और कुछ नए नई चीज़ें सीखने को मिलता है। तो कॉफ़ी हाउसेस भी मतलब इसने यही काम किया कि क्या किया, इसने पब्लिक गैदरिंग्स को, मतलब जो लोगों का इकट्ठा होने का जो मीटिंग पॉइंट्स था उसको बढ़ावा दिया। और जब ये हुई तो यहाँ से पब्लिक ओपिनियन जो था, लोगों का जो डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, कई ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होना शुरू हो गया जो कि इससे पहले नहीं हुआ करते थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि राइटिंग स्टाइल भी, राइटिंग जो था वो भी, उसको भी बढ़ावा मिला, है ना। जैसे ही क्लब्स वगैरह खुले, सो डिफरेंट पीरियोडिकल्स को भी, पीरियोडिकल मतलब ऐसे न्यूज़पेपर्स वैसे जैसे होते हैं ना न्यूज़पेपर्स, तो इसी तरह से पीरियोडिकल होता है। पीरियोडिकल और न्यूज़पेपर लगभग मैगजीन जो होता है, आप इसको मैगजीन कह सकते हैं। पीरियोडिकल मीन्स मैगजीन, लिटरेरी मैगजीन, ऐसा नहीं कि भाई जो आजकल के मैगजीन है, लिटरेरी मैगजीन अलग अलग, थोड़ा सा लिटरेचर उसमें जो है होता है मेनली। तो द राइज ऑफ डिफरेंट पीरियोडिकल्स encouraged many writers to pen down their views and experiment with forms of literature। तो जो मैगजीन जो था, जो ट्रेंड ऑफ मैगजीन था, वो भी मतलब जो है 18th सेंचुरी में बड़ा, एज ऑफ पोप में, है ना।
तो उसने कई राइटर्स को मतलब जो है बढ़ावा दिया। दे एनकरेज्ड द पीरियोडिकल्स, एनकरेज्ड सो मैनी राइटर्स टू पेन डाउन, है ना, अपने व्यूज को, अपने विचार, अपने ओपिनियंस को लिखने के लिए एनकरेज किया, है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया फिर लिटरेचर में, कई कई, चाहे पोइट्री में हो, चाहे वो एसेज लिखे, है ना, कई सारी चीज़ें फिर लिखी उन लोगों ने। और दे बिकेम द सेंटर ऑफ फैशनेबल एंड पब्लिक लाइफ, है ना। कौन? ये कॉफ़ी हाउसेस, पीरियोडिकल और लिटरेरी क्लब्स, फिर ये चीज़ें क्या हो गई, ये एक सेंटर बन गया, है ना, फैशनेबल लाइफ और जो है पब्लिक लाइफ का, है ना। जो कॉफ़ी हाउसेस था वो एक वो मेन डोमिनेटेड मतलब जो है पार्ट था सोसाइटी का, ठीक है, कॉफ़ी हाउसेस। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज ने मतलब डोमिनेट करके रखा था उसको। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब भाई देखो, एक पार्टी थी विग, है ना। दो पार्टी वहाँ पर मेनली 18th सेंचुरी में आई थी, मतलब मेनली इंग्लैंड में। तो वो है, पहला एक है विग और दूसरा है टोरी, है ना। विग और टोरी दो ऐसे पार्टीज थी जो बहुत मतलब जो है तगड़ी पार्टी थी। जैसे आज हम अपने यहाँ पे देखते हैं तो कई पार्टीज हैं, लोकल पार्टीज भी। तो ये एक नेशनल लेवल की जो पार्टीज थी, विग और टोरी। तो इन लोगों का दबदबा था, मतलब काफी कॉफी हाउसेस, जितने भी कॉफी हाउसेस थे, कुछ कॉफी हाउसेस विग के कंट्रोल में थे और कुछ कॉफी हाउसेस जो है दे वर कंट्रोल्ड बाय टोरी, है ना। और ऐसा हुआ करता था कि जैसे जहाँ पर वो विग है, या फिर जो मेंबर ऑफ या फिर सपोर्टर ऑफ विग, वो अगर एक कॉफी हाउस में जा रहा है तो वहाँ पे दूसरा जो पार्टी का है वो नहीं जा रहा वहाँ, है ना। टोरी जो कॉफी हाउस है उसमें विग विग वाला जो बंदा है वो नहीं जा रहा है, ठीक है। अब वो क्योंकि कंपटीशन भी है सोसाइटी में कि भाई वोटर्स भी गेन करना है ना। तो भाई फिर क्या हुआ कि यही चलता रहा सिलसिला, विग और टोरी का आपस में कन्फ्लिक्ट चलते रहे। कॉफ़ी हाउसेस भी वो उसका एक मेन मीटिंग पॉइंट्स बन गए फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, है ना। वो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो लोग उन कॉफ़ी हाउसेस में जाने लगे और उनको अपने कंट्रोल में करने लगे। तो इस तरह से चीज़ें भी होने लगी। लेकिन जो कॉफ़ी हाउसेस थे वो मेनली जो वो एक एपी सेंटर बन गया, एक सेंटर बन गया, मतलब ठीक है, एक पॉइंट बन गया, एक मीटिंग पॉइंट बन गया किन लोगों का, राइटर्स का, थिंकर्स का, है ना, आर्टिस्ट लोग वहाँ आने लगे, इंटेलेक्चुअल पीपल एंड पॉलिटिशियन। तो ये लोग सभी मतलब जो है कॉफ़ी हाउसेस जाया करते थे। एंड इट गेव राइज टू प्योरली लिटरेरी एसोसिएशन सच एज फेमस स्क्रिबलर्स एंड किट कैट क्लब्स, ठीक है। तो इसने फिर जो है आगे जाके कई ऐसे छोटे छोटे क्लब्स वगैरह लोगों ने बनाने शुरू किए। और उन फेमस छोटे छोटे क्लब्स में दो बड़े फेमस नाम मैं ले रहा हूँ। एक किट कैट क्लब जो था बहुत बड़ा, ये बहुत फेमस ही क्लब था किट कैट क्लब। और एक स्क्रबलर स्क्रबलर करके एक ये क्लब का नाम है, ठीक है। लोगों ने क्लब बनाना शुरू करे। क्लब वही कि एक ग्रुप बना लिया लोगों ने, है ना, और उसमें 4-5 लोगों का एक ग्रुप हो गया। उसका एक नाम रख दिया कि किट कैट नाम होगा भाई हमारा, तो उसी से हम जाने जाएंगे आगे। तो फिर उसमें लोगों ने लिखना अपना आर्ट, क्या कहते हैं, पेंटिंग या फिर ड्राइंग और राइटिंग्स को मतलब जो है बढ़ावा दिया उन चीज़ों से। तो 18th सेंचुरी में देखो हम देखते हैं कई कितना सारा चीज़ें मतलब जो है 18th सेंचुरी जाना जाता है अपने डेवलपमेंट के लिए। लिटरेचर, अभी तक तो हमने ये एक बैकग्राउंड बनाया कि भाई ऐसा है यहाँ पे, चाहे वो लिटरेचर में हो, कॉफ़ी हाउस है, सोसाइटी में, पॉलिटिकल, है ना, उसका नाम ये वो कई सारी चीज़ें मतलब जो है इसमें ये डेवलप हुआ। बट इन पोएट्री, अगर लिटरेचर की बात करते हैं प्योरली इन लिटरेचर, सो इन पोएट्री क्लासिकल रूल्स, स्टैंजा पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, classical rules, stanza patterns and structure were followed by अलेक्जेंडर पोप। क्लासिकल रूल्स की बात हो रही है। अब ये कौन से क्लासिकल वाली बात हो रही होगी? वही जो हमारी ऑगस्टन, किंग ऑगस्टस वाली जो बात है, ओविड, होरेस, है ना। तो उन 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 लोगों ने जो लिखा था वही क्लासिकल रूल्स और उनका जो स्टैंजा पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर 18th सेंचुरी में फॉलो किया। 18th सेंचुरी में फिर वापस से रिवाइव किया किसने? अलेक्जेंडर पोप ने, ठीक, जोनाथन स्विफ्ट एंड लेटर डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन। दिस दिस थ्री बिग नेम, बहुत बड़े नाम है, ये लिखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसा
आएगा कि भाई पोएट्री में क्या डेवलप हुआ, ऐसा भी पर्टिकुलरली एक को सुना सकता है ना 18th सेंचुरी पोएट्री के बारे में। या फिर आप हो सकती है कि प्रोज के बारे में आ जाए, 18th सेंचुरी प्रोज स्टाइल, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब जो है हमें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इससे देखो, पोप हो गया, जोनाथन स्विफ्ट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनसे पहले भी जॉन ड्राइडन ने फॉलो भी किया था, है ना, पिछले एज में। तो अलेक्जेंडर पोप इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट हैं भाई, ऑगस्टन एज के बहुत बड़े पोएट। ठीक है, पोप पोएट को हो, क्रिटिक को हो, ठीक है। और हिज फेमस वर्क्स में अगर हम बात करते हैं, इन्होंने लिखा पेस्टोरल, एक अच्छी एक बड़ी पोएम है, पहली ही इनके शायद ये, है ना, पेस्टोरल करके पहला ही वर्क है इनका। उसके बाद एन ऐसे इन क्रिटिसिज्म, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका ये एक वर्क है, एन ऐसे इन क्रिटिसिज्म। ये फिर देखिए भाई, द रेप ऑफ द लॉक, नेक्स्ट लेवल, द रेप ऑफ द लॉक, अलग ही लेवल का ये पोएम, बहुत बड़ी ये पोएम है। लगभग 3 पार्ट में हम इसको कहते हैं, मेनली 2 पार्ट में ये आया था पोएम, और तीसरा जो पार्ट था तीसरा जो इसका पार्ट था वो जो है क्लैरिसा, इसमें एक हीरोइन है जो क्लैरिसा, उसका स्पीच जो है उसके साथ किया था, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है मतलब ये। तो इन्होंने पेस्टोरल है, एनएसए इन क्रिटिसिज्म है, द रेप ऑफ द लॉक है, ये मतलब 3 ये बड़े वर्क्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने अलेक्जेंडर पोप के, ठीक है, किसके, अलेक्जेंडर पोप के, ठीक। और इन्होंने ट्रांसलेट किया था द इलियाड और ओडिसी, ये 2 बड़े वर्क हैं, इलियाड और ओडिसी, ये भी ट्रांसलेशन में भी इनका अच्छा रोल था। तो इलियाड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया, एंड ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज एज, है ना, बड़े पोएट थे अपने एज के, डोमिनेटेड पोएट्री, पोएट्री को पूरा पूरा डोमिनेट किया हुआ, पूरा एकदम, ठीक है, पूरा डोमिनेट किया। और ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, इस पीरियड में, इसीलिए इस एज का नाम एज ऑफ पोप भी तो कह रहे हैं हम, है ना, एज ऑफ पोप भी कह रहे हैं, इनके ही कंट्रीब्यूशन के चलते, है ना। तो हिज एज और हिज यूज ऑफ हीरोइक कपलेट्स, इन्होंने हीरोइक कपलेट में लिखा, इसमें लिखा हीरोइक कपलेट एक फॉर्म है, एक पैटर्न है, ये स्टेंजा पैटर्न, है ना, स्ट्रक्चर, हीरोइक कपलेट, इसमें इन्होंने लिखा अपनी पोएम। और इनका इन्होंने जब यूज किया इस हीरोइक कपलेट को, तो उसका फिर एक अलग नाम हम यहाँ पे देते हैं, क्लोज्ड कपलेट, है ना, काफी टाइट टाइट वर्ड्स, काफी मतलब जो है स्ट्रक्चर, जो इनका पैटर्न है या फिर स्ट्रक्चर है, बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं। बस नाम याद रख लो फिलहाल, ये आगे आगे हम इसको डिटेल में करेंगे ही, अगले सेमेस्टर में आपका ही पूरा पूरा आएगा, ठीक है। तो क्लोज्ड कपलेट कहते हैं। ही एक्सपेरिमेंटेड विद द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में एक्सपेरिमेंट किया। एक इनका बड़ा पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, है ना, द रेप ऑफ द लॉक बड़ी पोएम है इनकी, एक मॉक हीरोइक एपिक, मॉक मीन्स थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में, है ना, तो मजाकिया अंदाज में एक हीरोइक एपिक है, एपिक मीन्स बड़ी पोएम, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1712 में, 1712, 2 स्टैंजा के, देखिए 2 कैंटो, 2 पार्ट में, कैंटो मीन्स पार्ट कह दो, ठीक है, 2 पार्ट में, 1714 में फिर 5 पार्ट के साथ ये पब्लिश हुआ। देन इन 1717 विद क्लैरिसास स्पीच, है ना। तो क्लैरिसा का स्पीच जो उन्होंने दिया था, क्लैरिसा का स्पीच, उसको भी इसमें इस पोएम में फिर इंक्लूड किया 1717 में। और ये जाने जाते हैं, देखो कई सारे इन्होंने फ्रेज दिए, कई प्रोवर्ब्स कहावतें, इन्होंने जो भी पोएम लिखे ना, उनके उन पोएम्स में से कई ऐसी लाइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हैं, और वो कहावत बन गई, है ना, वो इडियम्स बन गए, वो फ्रेज बन गए, प्रोवर्ब्स बन गए, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, सुना होगा आपने, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, है ना। जो अब हम अपने अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें, तो वो कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकी जाए, सुना है आपने, अधजल गगरी छलकी जाए, आधा जी जब सर। एक गगरी में आधा पानी होगा तो वो छलकता है, कहता है ना कि, तो इसीलिए जो जो आधा नॉलेज होगा ना, जो आधा ज्ञान, हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञान हो तो लगभग लगभग हो, ठीक है, तो आधा ज्ञान मतलब आधा अधूरा ज्ञान अक्सर हमें क्या करता है, प्रॉब्लम में डालता है, अक्सर डेंजर डेंजर होता है।
आवाज आ रही ना? जी सर। तो इन्होंने जो कई सारे ऐसे जो पोएम्स हैं उसमें से इन्होंने जो भी लिखा मतलब जो है वो क्या बन गए, प्रोवर्ब्स बन गए, वो कहावत बन गई, है ना? देन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन इज अ वेरी फेमस लाइन, है ना? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ऐसे टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, है ना? ये इतना इंपॉर्टेंट, वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस, टू एयर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना तो इंसान के हाथ में है, मतलब इंसान का है ना? और माफ करना ईश्वर के हाथ में है, ठीक है ना? मतलब इंसान की प्रवृत्ति तो होती है गलती करने की, बट टू फॉरगिव डिजाइन डिवाइन, है ना? जो माफ करने के जो है वो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है? ऐसे ही he has defined wit, एक विट को डिफाइन करने के लिए उनकी एक डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। विट को ये डिफाइन करते हैं, विट विट क्या है? वर्बल डेक्सटेरिटी, वर्बल डेक्सटेरिटी और वर्बल स्किलफुलनेस, मैंने कई बार डिस्कस किया है। वर्बल स्किलफुलनेस, स्किलफुलनेस, ठीक? स्किलफुलनेस मीन्स द एबिलिटी टू से एनीथिंग, है ना? टू एबिलिटी टू शेयर एनीथिंग इन अ वेरी क्लेवर वे, इन वेरी क्लेवर, है ना? तो कई मतलब चालाकी भरे अंदाज में मतलब चीज़ों को बयां करना, वर्बल स्किलफुलनेस हमारी जो शब्दावली में काफ़ी एक पकड़ है। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी, ठीक है? कोई भी बात कहने का एक उच्च कोटि की जो कला है उसे कहते हैं विट, विट इट इज। तो विट की डेफिनेशन मतलब ट्रू विट इज नेचर एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, मतलब ट्रू विट जो है वो कई बार तो मतलब डिस्कस किया गया है ना विट के बारे में, लेकिन जो है वो एक इस प्रकार ऐसा मतलब है, कई बार तो उसको डिस्कस किया गया लेकिन सही से मतलब एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो इस तरह से मतलब वो बात करते हैं। तो ट्रू विट क्या है? एक नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड है ना? लेकिन उसको कई बार तो सोचा गया बयां करने की, लेकिन सही से उसे एक्सप्रेस नहीं किया गया। तो इस तरह से ये विट के बारे में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और इतना आप ये समझिए कि अलेक्जेंडर पोप का जो कंट्रीब्यूशन है वही नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है? और फिर हम देखते हैं कि दे फोकस्ड ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड लैंग्वेज एंड हीरोइक कपलेट्स, है ना? तो 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि उन्होंने फोकस किया किस पे? फॉर्मल स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड लैंग्वेज में और हीरोइक कपलेट्स के ऊपर, ठीक है ना? हीरोइक कपलेट्स इमिटेटेड द स्टाइल एंड थीम्स ऑफ रोमन ऑथर्स, ठीक है ना? तो रोमन ऑथर्स उन लोगों को कॉपी किया, इमिटेट किया। कौन कौन थे? ओविड हो गया, होरेस है ना? ओविड है, होरेस है, और एक दो और हैं, ठीक है? तो इन लोगों को मतलब जो है जो क्लासिकल ऑथर्स में भी हमने डिस्कस किया था, तो इन लोगों को मतलब जो है 18 सेंचुरी में फॉलो किया गया, है ना? यही बात यहाँ पे लिखी है। तो द पोएटिक स्टाइल वाज पॉलिश्ड, रिफाइंड एंड आर्टिफिशियल। जो पोएटिक स्टाइल था पोइट्री में वो काफ़ी पॉलिश्ड था, काफ़ी एक रिफाइंड वे में, एक बहुत ही साफ सुथरा एकदम उच्च कोटि का मतलब यहाँ पे लिखा गया। और लगभग हम ये भी कहते हैं कि भाई आर्टिफिशियल, क्योंकि भाई जो सही बात जो उच्च कोटि की बात होगी उसमें कहीं ना कहीं फिर जो है हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना? तो आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियलिटी थी वो भी कहीं ना कहीं फिर इस एज में शब्दों के साथ हम देखते हैं, ठीक? वन अदर नोटेबल फीचर, अगर आगे हम देखते हैं, वन अदर नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वाज राइज ऑफ मिडिल क्लास। हमने भी डिस्कस किया था कि राइज ऑफ मिडिल क्लास, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ मिडिल क्लास एक्चुअली द ट्रेंड शिफ्टेड फ्रॉम ड्रामा टू प्रोज, है ना? Dramas were highly unpopular in, remember dramas were highly unpopular in 18th century, है ना? Therefore the rise of prose we see, है ना? तो क्योंकि ड्रामा अनपॉपुलर हो गए, ड्रामा की ओर से मतलब जो है लोगों ने रुझान जो है वो किस ओर से किया? अपने प्रोज की ओर। प्रोज में भी दे स्टार्टेड रीडिंग essays, दे स्टार्टेड रीडिंग pamphlets, है ना? रीडिंग novels, the stories, while the nobility and aristocratic class were well educated in Latin and Greek, है ना?
जो अच्छे एरिस्टोक्रेटिक या फिर एजुकेटेड जो क्लास था, अपर क्लास, एलीट क्लास जो था, जो सोसाइटी में जो रिच पीपल थे, ठीक है, वो लोग लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को अच्छे से जानते थे, ठीक है ना, दे वर वेल इन लैटिन एंड ग्रीक एंड कुड अप्रिसिएट हाई कल्चर, है ना, और वो उनको हाई कल्चर और जो है हाई आर्ट, मिडिल क्लास, भाई वो उन उन चीज़ों को मतलब जो है अप्रिसिएट क्या करते थे, ठीक। देन मिडिल क्लास वांटेड समथिंग दैट इट कुड अंडरस्टैंड। मिडिल क्लास भी मतलब वहाँ पर चाहता था कि भाई वो भी मतलब समझ सके उन चीज़ों को, समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव, है ना, एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव। तो कुछ ऐसा चाहते थे कि भाई वो जो वो खुद से रिलेट कर पाए उन चीज़ों को, है ना, कुछ ऐसा वो चाहते थे कि भाई जो मिडिल क्लास जो चाहता था कि वो भी मतलब दे कुड रिलेट टू देमसेल्व्स, है ना। So therefore because of this they started reading, they started doing studies, है ना। वहाँ से उन लोगों ने भी पढ़ाई पढ़ने को रुझान, वहाँ से फिर जो है प्रोज की ओर रुझान, वो सब चीज़ें मतलब हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो कुछ ऐसा चाहते थे जो कि मोर एजुकेटिव हो, इंटरेस्टिंग हो, है ना, एंटरटेनिंग हो चीज़ें, और इंफॉर्मेटिव हो, चीज़ों को इंफॉर्मेशन मिले हमें उन चीज़ों से, है ना। तो फिर दिस गेव राइज टू पीरियोडिकल एसेज, इसी से फिर मतलब जो है एसेज का जो है क्या हुआ भाई, यहाँ से पीरियोडिकल एसेज, जो मैगजीन में जो एसेज आने लगे, है ना, मैगजीन में जो एसेज आने लगे, उसका राइज हम देखते हैं फिर, है ना। तो वो जब उसका जहाँ हम देखते हैं कि राइज मतलब बढ़ना, है ना। तो पॉलिटी जो ये पीरियोडिकल एसेज थे वो फिर यहाँ से बढ़े। वो चाहते थे कि मतलब वो ऐसा कुछ पढ़े जो कि इंफॉर्मेटिव हो, एंटरटेनिंग हो, उनको एजुकेट करे, है ना, और इंटरेस्टिंग भी हो। क्योंकि भाई जो पीरियोडिकल एसेज थे वो क्या थे, लाइट थे, मतलब काफ़ी इजी थे अंडरस्टैंडिंग में, समझने के लिए, है ना, समझने में आसान था, और वो आराम से मतलब उन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे थे, मिडिल क्लास वो इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे थे, इसीलिए पीरियोडिकल एसेज यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी मात्रा में बढ़े। अब इनको भी इस एसेज में मतलब हमने देखा कि पीरियोडिकल एसेज कौन कौन लेकर आए, जोसेफ एडिसन, स्टील, बड़े नाम है भाई। यहाँ से एक अलग धारा शुरू हो जाएगी लिटरेचर की। पीरियोडिकल एसेज एक अलग धारा। जब एसेज की हम बात करते हैं, पहला हमें नाम याद आता है फ्रांसिस बेकन, द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। बट इन 18th century we see the beginning of periodical essays took place, है ना, the beginning of periodical essays with the publications of Joseph Addison and Steele, है ना। अब जोसेफ एडिसन और स्टील के जो, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, नाम अच्छे से याद रखना, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील, इन दोनों की जोड़ी ने पीरियोडिकल एसेज मैगजीन, पीरियोडिकल जो लिटरेरी मैगजीन में एसेज जो है इन लोगों ने पब्लिश किए, और वो एपिसोड्स में आया करते थे, है ना, जो मैगजीन है। और वो जो पीरियोडिकल्स हैं वो एक वो मतलब जो है एपिसोड्स में लॉन्च किया करते थे अपने अपने एसेज को, ठीक है। एक ऐसे आज आ गया, एक फिर अगला एसेज फिर कुछ दिनों बाद आ रहा है मैगजीन में, जो मैगजीन का वीकली रूटीन था उसके रूप में वो आ रहा था, मतलब एक वीक में 2 दिन आ रहा है एक मैगजीन, है ना, पीरियोडिकल, और उसमें फिर कुछ लोग के एसेज आ रहे हैं, लोगों ने फिर उन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, है ना। तो फिर यही पाइनियर थे, पाइनियर मतलब शुरुआती, जो शुरुआती दौर पर पीरियोडिकल एसेज को लिखने वाले कौन थे, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, ठीक, इन अर्ली 18th सेंचुरी। अब इसमें भी देखिए, द टैटलर, द स्पेक्टेटर, ये दो बड़े नाम हैं, द टैटलर और स्पेक्टेटर, दीज टू big names, the Tatler and Spectator were two of the periodical journals, है ना। ये जर्नल्स थे, जर्नल्स, periodical journals, इसको आप मैगजीन भी कह सकते हैं, है ना। बट लिटरेरी मैगजीन, these are not a simple kind of magazine, but what kind of literary magazines, right? So Tatler and Spectator were mainly two big periodical journals that were
पॉपुलर इन 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, है ना। जो दो बड़े पीरियोडिकल नाम हैं बहुत पॉपुलर हुए। टैटलर नाम से एक मैगजीन आया, फिर उसके बाद स्पेक्टेटर नाम से एक मैगजीन आया, ठीक। अब टैटलर जो मैगजीन का नाम था, मतलब टैटलर, तो वो स्टार्ट किया, वो स्टार्टेड दिस रिचर्ड स्टील इन 1709। 1709 Richard Steele started a magazine or literary periodical that is the Tatler, and it is a British literary and society journal, है ना, published for 2 years, है ना, कितने सालों के लिए, 2 साल तक ये चलता रहा, मतलब 2 सालों तक इसमें, इस मैगजीन में, लिटरेरी मैगजीन में इनके एसेज आते रहे। एसेज किन किन के, कई लोगों ने इसमें पब्लिश किए, बट मेनली जोसेफ एडिसन एंड स्टील started publishing their essays in Tatler. Then Edison joined Steele, एडिसन ने फिर स्टील को ज्वाइन किया, है ना, एंड क्लोज्ड द टैटलर। टैटलर फिर 2 साल के बाद बंद हो गया, लेकिन इसके प्लेस में इन लोगों ने एक दूसरा मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था स्पेक्टेटर, है ना, दूसरा नाम था, ये ऊपर लिखा ही है। एंड अनदर नेम और अनदर मैगजीन बिगेन later after the closing of Tatler in place, it started स्पेक्टेटर, है ना, बोथ स्टार्टेड स्पेक्टेटर, दोनों ने मिलकर फिर स्पेक्टेटर नाम से एक दूसरा मैगजीन लॉन्च किया। एंड द टू ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ 18th सेंचुरी, है ना, ये दो बड़े गिफ्ट थे 18th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में इन दोनों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, चाहे वो एडिसन स्टील की बात कर लें, चाहे वो स्पेक्टेटर और टैटलर की बात कर लें, दोनों मतलब जो है इन लोगों ने दोनों ने मतलब इन दोनों मैगजीन को लॉन्च करके बड़ा रोल प्ले किया, है ना। तो लिटरेरी इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियोडिकल एसेज एंड नॉवेल में मतलब बड़ा योगदान था। सम ऑफ द फेमस एसेज ऑफ एडिसन, कुछ बड़े फेमस एसेज का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एडिसन के। सर रोजर डी कावर्ले सीरीज, पिछले सेमेस्टर में आपने जोसेफ एडिसन को देखा था, है ना, उस समय इनका ऐसे भी हमारे सिलेबस में लगा है। द रोजर एट द थिएटर, याद आ रहा है, द रोजर एट द थिएटर करके, जोसेफ एडिसन। और यहाँ पे द रोजर डी कावर्ले सीरीज, बड़ा यहाँ पे ऐसे का नाम है, सीरीज है ये पूरी। और मिर्जाज विजन करके इनका एक और ऐसे है। तो बड़े ऐसेज मतलब इन्होंने लिखे हैं, काफ़ी ऐसेज। इनके स्टाइल को हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश प्रोज स्टाइल, है ना, मिडिल इंग्लिश प्रोज स्टाइल। तो इनका स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल है, उसका एक नाम है, जो नाम है मिडिल इंग्लिश प्रोज स्टाइल। उम्मीद है कि ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं यही पेज, बस इसको हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, फिर बाकी सेकंड पार्ट इसका हम कल करेंगे, ठीक है। तो रिचर्ड स्टील, इनके साथ एक पार्टनर जो कि काफ़ी इनके साथ फेमस है, रिचर्ड स्टील। फेमस एसेज आर सर रोजर डी कावर्ले पेपर्स, इनका भी एक सीरीज है, सर रोजर डी कावर्ले पेपर्स एंड ऑन गुड नेचर, ठीक है। तो इनका भी बड़ा रोल टू एस्टैब्लिश पीरियोडिकल एसेज इन 18th सेंचुरी। अदर फेमस प्रोज राइटर्स, जो दूसरे प्रोज राइटर्स थे इस एज के, कौन कौन है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जोनाथन स्विफ्ट, डैनियल डेफो, big name Daniel Defoe. Now Goldsmith is known for his writing style, है ना, Goldsmith is known for his writing style of simplicity, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ह्यूमरस लिखते हैं, थोड़ा सा कॉमिक अंदाज में, हास्यास्पद इनका जो एसेज है वो होते हैं। थोड़ा सेंटिमेंटालिटी भी इनके वर्क में है, थोड़ा सा, है ना, सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंटल हम कहते हैं ना कि भावुकता, मासूमियतता, है ना। और इनका राइटिंग स्टाइल इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी, ह्यूमरस, सेंटिमेंटालिटी, ऑफन फोकसिंग ऑन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, रूरल लाइफ को दिखाते हैं अपने वर्क्स में, रूरल लाइफ को, है ना। और ये जुड़े हुए थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्टर जॉनसन्स क्लब। देयर वॉज अ क्लब नेम्ड डॉक्टर जॉनसन्स क्लब which began or which is started by Dr. Johnson himself, and the other name of the club was द क्लब, है ना। तो दूसरा जो डॉक्टर जॉनसन का जो क्लब था उसका नाम क्या था,
द क्लब, मैंने कल बोला भी था, बताया भी था क्लास में कि भाई कई सारे क्लब्स भी मतलब जो है इसमें हमने देखा। अभी अब किट कैट क्लब देखा, स्क्रबलर्स क्लब देखा, एक फिर डॉक्टर जॉनसन का भी एक क्लब आ गया, द क्लब। ठीक। अब ये भी क्या था, एक लिटरेरी सोसाइटी था, एक लिटरेरी क्लब था, ग्रुप ऑफ लिटरेरी पीपल, ग्रुप ऑफ लिटरेरी राइटर्स, लिटरेरी ग्रुप ऑफ राइटर्स इस तरह से कहेंगे, है ना, ऑफ 18th century। हिज फेमस वर्क्स, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, किसकी बात हो रही है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ का अगर हम वर्क्स देखें तो द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द विकार ऑफ द वेकफील्ड, ये बड़े इनके दो वर्क्स हैं, ठीक है, इसके ओलिवर गोल्ड स्मिथ। अभी हमने देखो एडिसन देखा, स्टील देखा, रिचर्ड स्टील, देन ओलिवर गोल्ड स्मिथ, देन जोनाथन स्विफ्ट, यहाँ पे दूसरा नाम हमने ले लिया जोनाथन स्विफ्ट, फिर डैनियल डेफ। ठीक है। तो जोनाथन स्विफ्ट में हम देखेंगे कि भाई जोनाथन स्विफ्ट वॉज एन एंग्लो आयरिश, है ना, एंग्लो आयरिश मीन्स इंग्लिश नेशनलिटी, आयरिश आयरलैंड से बिलोंग करते हैं लेकिन नेशनलिटी यहाँ पे इंग्लिश भी है। तो जोनाथन स्विफ्ट एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट, सटायरिस्ट हैं, सटायर करने वाले, एसेइस्ट हैं, ऐसे लिखने वाले, एंड द पोएट बेस्ट नोन फॉर हिज शार्प विट, है ना, भाई बहुत तगड़ा, एक बहुत तगड़ी इनकी जो है हजर जवाबी वाकपुटता कह सकते हैं, विट को वाकपुटता, विट, एंड मास्टरफुल यूज ऑफ आयरनी, आयरनी विडंबना को दिखाने के लिए। जोनाथन स्विफ्ट was an Anglo-Irish satirist, essayist and poet. He wrote a lot of works, है ना, बहुत तगड़ा सटायर करते हैं, बहुत तगड़ा तंज कसते हैं सोसाइटी में। तो इनका जो फेमस वर्क है गलिवर ट्रेवल्स, बहुत ही बड़ा ये टेक्स्ट, ये वर्क माना जाता है, इसमें मूवी भी बनी हुई है, यूट्यूब में अवेलेबल है, यू मस्ट वॉच दिस, गलिवर ट्रेवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल, बहुत ही तगड़ा वर्क, अ मॉडेस्ट प्रपोजल करके, द बैटल ऑफ द बुक्स, ये एक दूसरा बहुत बड़ा वर्क है इनका। तीन यहाँ पे हमने इनके टेक्स्ट बताए, गलिवर ट्रेवल्स, मॉडेस्ट प्रपोजल और द बैटल ऑफ द बुक्स। तो जोनाथन सर मतलब हल्का फुल्का हमें कुछ कुछ राइटर्स को लिखना पड़ेगा, है ना, व्हेन यू फाइंड सच क्वेश्चंस इन एग्जाम दैट द एसेज या फिर द प्रोज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज इन 18th century, या फिर आप 18th century के प्रोज स्टाइल के बारे में अगर बात करेंगे, सो यू विल हैव टू राइट अबाउट जोनाथन स्विफ्ट, यू विल हैव टू राइट अबाउट एडिसन स्टील, एडिसन एंड स्टील, है ना, एंड देन यू विल गो फॉर have to go for Daniel Defoe. So some of the writers you would definitely know, आपको कुछ पता होना चाहिए कुछ राइटर्स, है ना, एटलीस्ट सम ऑफ द थिंग्स, नॉट इन डिटेल बट व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट प्रोज, प्रोज के बारे में लिख रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सम ऑफ द राइटर्स एंड दे हैव सम देयर वर्क्स, जो उनके वर्क्स एक दो, चाहे वो पोइट्री हो चाहे वो ऐसे हो इसमें। ठीक। अगला हम यहाँ पे डेनियल डेफो देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का। तो डेनियल डेफो वॉज एन इंग्लिश राइटर, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बेस्ट नोन एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल। तो इंग्लिश नॉवेल की शुरुआत करने वाले पहले माने जाते हैं डैनियल डेफो। ठीक है। नॉवेल्स, नॉवेल्स में देखो नॉवेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो है एक अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है। तो डैनियल डेफो ने शुरू किया नॉवेल्स को, ठीक है, लेकिन हालांकि देखो हिज वर्क्स ऑफन कंबाइंड रियलिस्टिक डिटेल, रियलिटी को दिखाते हैं, किस चीज को दिखाते हैं, रियलिटी को, है ना, एडवेंचर दिखाते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कमेंट्री इनके वर्क्स में होती है। पॉलिटिकल कमेंट्री में खुलेआम, एकदम खुलेआम बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के ऊपर। तो डेनियल डेफो ने अपने सभी वर्क्स में जो भी चीजें उन्होंने लिखी, मतलब लगभग इन द फॉर्म ऑफ नॉवल, he wrote there are some characteristics, some traits of novel are there in his works. So he was deeply involved in political and social issues, deeply involved, ये एकदम गहराई से इन्वॉल्व थे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज में। अपने टाइम के जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हुआ करते थे उसमें एकदम आंदोलनकारी, क्रांतिकारी के रूप में मतलब जो है ये इन्वॉल्व थे, सोशल इश्यूज को खुल के मतलब बात करते थे। और लिखा भी इन्होंने ट्रेड के ऊपर, क्राइम के ऊपर, रिलीजन के ऊपर लिखा, एक्सप्लोरेशन के ऊपर लिखा, ट्रेड मीन्स व्यापार, है ना, बिजनेस के बारे में लिखा, क्राइम के बारे में लिखा, अपने टाइम के रिलीजन के बारे में लिखा,
तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है, और इनका एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है भाई, रॉबिन्सन क्रूजो। इस पे भी आगे कई सारे मूवी में भी बनी है शायद ये, रॉबिन्सन क्रूजो। बहुत बहुत बड़ा ये जो है नॉवल, नॉवल का एक फॉर्म है, नॉवल ही है। तो इज ऑफन कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल, है ना, वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स। तो वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स ये जो है कहते हैं इसको, रॉबिन्सन क्रूजो, है ना। ये बात करता है किसकी, एक रॉबिन्सन क्रूजो नाम का एक जो है कैस्टावे। कैस्टावे मतलब होता है जो कि जो एग्जाइल में चला जाता है। एग्जाइल मतलब जैसे हम वनवास जैसा हो, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में रहने चले जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कैस्टावे, है ना। तो एक रॉबिन्सन क्रूजो नाम का जो हीरो है इस नॉवल में, तो वो क्या करता है कि वो सब कुछ जो है मतलब जो है यहाँ यहाँ सिटी में सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या लेते हैं, जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। वहीं पर ही 28 साल तक पूरा वो डेजर्टेड आइलैंड, एक ऐसे आइलैंड में चले जाता है वो, ऐसे द्वीप में चला जाता है। 28 साल तक मतलब जो है वहाँ वो रहता है और सर्वाइव करता है, जीवित भी रहता है 28 साल तक भाई। सब कुछ दुनिया के सुख दुख से मतलब एकदम दूर, दुनिया के सुख सौंदर्य से दूर, है ना। जो सिटी में जो जो पूरा जो एकदम उच्च कोटि की जो हाई हाई क्लास की जो लाइफ है, उससे सब छोड़ छाड़ के दूर एकदम कहाँ चला गया, एकदम वनवास जैसे में एक ऐसे द्वीप में चला गया, एक आइलैंड में चला गया, और 28 साल तक वहाँ मतलब बिना किसी सुख सुख सुविधाओं के मतलब वहाँ वो बिताते हैं, और ये देखते हैं कि भाई इंसान इस तरह भी रह सकता है, बिना किसी जो है सुविधाओं के भी इंसान रह सकते हैं। तो इसको दिखाया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रॉबिन्सन क्रूजो, द बिग बिग नेम। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर मूवी, एटलीस्ट मूवी तो देख लो, है ना। नॉवल आगे आपकी इसमें आएगा ही। तो बहुत बड़ा नाम है भाई। तो कितना आज हम कर लेते हैं, पार्ट 1 ये हमने इसको ले लेंगे, 18th century पार्ट 1, ठीक है। इसको हमने पार्ट 1 कहेंगे, और पार्ट 2 हम फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना जी करते सर। हैं, ठीक है।